नमस्कार दोस्तों, एक है प्रोफाइल केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान नोटिस किया गया कि साउथ कोरिया के पोर्ट से एक कंटेनर शॉप रूस के नेपोर्ट का पोर्ट के लिए रावण होती है, लेकिन बीच रास्ते में ही ये शिप रडार से गायब हो जाती है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि यह शॉप किसी हादसे का शिकार हुई है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक है लेवल इस स्मगलिंग का केस है और इस शिप को जानबूझकर रडार से गायब करवाया गया था। पीपी शो की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह बात तो हम सबको मालूम है कि अमेरिका समय कई मौलिक ने नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगा राखी है, यानी दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज़ नॉर्थ कोरिया से किसी किस्म की भी ट्रेड नहीं कर सकती। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया पर यह सैंक्शंस न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की वजह से लगाई गई है, लेकिन असल में ये नॉर्थ कोरियाई डिक्टेटर का सख्त बिहेवियर ही है जो इन सैंक्शंस की असल वजह बना है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरियाई प्रेसिडेंट है, लेकिन यह अपनी ज़िंदगी बादशाहों की तरह गुजरते हैं। स्विस वॉचेस से लेकर प्राइवेट यार्ड तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इनके पास ना हो। किम जोंग को वो तमाम लग्जरी पसंद है जिनको वो उनकी तरफ से लगाई गई सैंक्शंस की वजह से किसी भी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरियाई डिक्टेटर के पास ब्लैक रोल्स रॉयस में बैक S62 और मैबाग S600 फुल में गार्ड जैसी गाड़ियां मौजूद है। यह सब कोई मामूली लग्जरी कार्स नहीं है, इनमें बुलेट और बम प्रूफिंग के साथ साथ वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि किसी प्रेसिडेंट की गाड़ी में होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस के बावजूद नॉर्थ कोरिया यह तमाम लग्जरी आइटम्स कैसे इंपोर्ट करता है, और वो कौन सी कंपनी है जो कि एक सैंक्शन कंट्री को गाड़ी सेल करने की हिम्मत करती है। बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया बहुत ही ताकतवर स्मगलिंग नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है। अगर बात की जाए मर्सिडीज़ में बाग की, तो ये जर्मनी में मैन्युफैक्चर होती है। जब कंपनी से पूछा गया कि उन्होंने सैंक्शंस के बावजूद नॉर्थ कोरिया में गाड़ी क्यों सेल की, तो उनका कहना था कि उनके पास इन गाड़ियों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मर्सिडीज़ के मैनेजर खुद परेशान थे कि उनकी टॉप ऑफ दी लाइन लग्जरी गाड़ियां नॉर्थ कोरिया पहुंची तो आखिर कैसे। इस मिस्ट्री के बॉटम तक जाने के लिए कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही। फिर आखिरकार एक दिन ये भांडा फूट ही गया। लिए देखते हैं मर्सिडीज़ में बाग को यूरोप से नॉर्थ कोरिया कैसे स्मगल किया गया। गाड़ियों का सफ़र नीदरलैंड्स के और रॉटेरडम से शुरू हुआ। रिकॉर्ड्स में देखा गया कि दोनों गाड़ियां अलग अलग सील कंटेनर्स में बंद होकर वोट पर आई थी। 28 जून 2018 को यह दोनों कंटेनर्स एक कार्गो शिप में लोड होकर रावण किए गए। यह चीन की कॉस्ट का शिपिंग कॉरपोरेशन की कार्गो शिफ्ट थी जो 41 डेज का सफ़र तय करके 31 जुलाई को चीन के दलिया पोर्ट पे पहुंची। इन सील कंटेनर्स को पोर्ट पर उतार लिया गया जहां वो कुछ अरसे तक पड़े रहे। 26 अगस्त को यानी ऑफलोड होने के 26 दिनों के बाद इन दोनों कंटेनर्स को एक दूसरी शिप में लोड करके जापान के ओसाका पोर्ट पे भेज दिया गया और फिर यहां से इनको एक और वेसल में लोड करके भूषण, जो कि साउथ कोरिया का एक वोट है, वहां भेज दिया गया। यहां तक सब कुछ क्लियर था और इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, लेकिन इसके बाद मामला गड़बड़ होता गया। साउथ कोरिया से इन कंटेनर्स को एक और शिप में लोड किया गया जिसका नाम था DN5505। 1 अक्टूबर को न 5505 यह दोनों कंटेनर समेत साउथ कोरिया से निकलकर रूस के नॉर्थ का वोट के लिए रावण होती है। यह सफ़र करीब 5 दिनों का था, लेकिन दूसरे ही दिन बीच रास्ते में शिप अचानक रडार से गायब हो गई। रिकॉर्ड में देखा गया कि 18 दिनों के बाद DN5505 दोबारा से रडार पे शो होती है, लेकिन अब वो रूस से वापस साउथ कोरिया आ रही थी। इस बार इसमें कंटेनर्स नहीं बल्कि 2500 टन कोयला लोड हो रखा था। वो कंटेनर्स कहाँ गए और आखिर जब यह शिप गायब हो गई थी तो उसके बीच में इसके साथ क्या कुछ हुआ। शिप ऑफिशियल्स ने साउथ कोरिया के कस्टम रिकॉर्ड में लिखवाया था कि वो रूस में कंटेनर्स अनलोड करके वहां से कोयला लेकर आए हैं, लेकिन रशियन पोर्ट पर DN5505 की कोई एंट्री ही मौजूद नहीं थी, यानी रशियन पोर्ट के हिसाब से यह शॉप वहां गई ही नहीं। इन्वेस्टिगेटर को मालूम पड़ गया कि यहाँ डाल में कुछ कला जरूर है,
DN 550 इस कंपनी ऑन करती थी, लेकिन जब यह कंटेनर्स रॉटरडम से चीन के रास्ते में दहें, उसे वक्त इस वेसल की ओनरशिप डू योंग शिपिंग कंपनी लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर दी गई, जिन्होंने इसको DN 5505 का नाम दे दिया। इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि डू योंग शिपिंग का मालिक एक रशियन बेस्ड बिजनेसमैन है। ये कंपनी मार्शल आइलैंड्स में रजिस्टर की गई थी, लेकिन ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री टोगो के फ्लैग के साथ देखी गई। असल में इस सारी स्टोरी को जानबूझकर कंज्यूरिंग बनाया गया था ताकि इन्वेस्टिगेटर कभी इस केस के बॉटम तक ना जा पाए, लेकिन खुशकिस्मती थी कि इन्वेस्टिगेशन टीम को एक और स्वर्ग मिल ही गया। जिस दिन रूस पहुंचना था उसके 3 दिनों के बाद 7 अक्टूबर को 3 इल्यूजन 76 एयरक्राफ्ट्स ने नॉर्थ कोरिया से रूस के शहर खिलाड़ी वो स्टॉक में लैंड किया, और ये जहाज़ नॉर्थ कोरियाई मिलिट्री की सिर्फ तब इस्तेमाल करती है जब उनको हैवी कार्गो ट्रांसपोर्ट करना हो। इन जहाज़ में रूस से क्या लोड होकर गया इसका रिकॉर्ड भी किसी के पास नहीं था। एक और कोइंसिडेंस यह था कि जिस रशियन बिजनेसमैन ने DN 5505 की शिपिंग कंपनी को अचानक से खरीद लिया था, वो भी ब्लडी वो स्टॉक का ही रहने वाला था। तो अब सब कुछ क्लियर होने लगा कि ये मर्सिडीज़ में बैग पूरी दुनिया घूमकर असल में रूस से ही नॉर्थ कोरिया गई थी, लेकिन ओब्वियसली इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब ये तो रही सिर्फ गाड़ियों की स्मगलिंग। अपनी रिटायरमेंट पूरी करने के लिए नॉर्थ कोरिया ऑयल की इस स्मगलिंग भी ऐसे तरीके से करता है जिसकी कानो कान किसी को भी खबर नहीं पड़ती, पर एक इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ के साथ यह स्मगलिंग क्रैक कर दी गई। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि उनके पास खुद के ऑयल रिजर्व्स मौजूद है, लेकिन आज तक वह कोई सबूत नहीं दे पाए। दुनिया को यही लगता है कि नॉर्थ कोरिया झूठ सहारा नेता है और ऑयल भी स्मगल ही करता है। यूनाइटेड नेशंस और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बताया गया है कि डायमंड 8 नामी एक शिप ने कई बार नॉर्थ कोरिया विजिट किया और उसके ऑपरेशंस में बहुत गड़बड़ देखी गई। इस डायमंड आते वेसल पर जब सैटेलाइट के जरिए नज़र रखी गई तो ये 2 अलग अलग शिफ्ट से बीच समंदर में ही ऑयल लेती देखी गई। इन दोनों शिप का नाम एवरग्रीनचर और सुपरस्टार था। में 20 से 20 को डायमंड आते ताइवान की कोस्ट के करीब देखी गई। उसी वक्त ताइवान के वोट पे सुपरस्टार नामी वेसल ऑयल लोड कर रही थी और लोड करने के बाद इस सुपरस्टार ने डायमंड आते को फॉलो किया। यहाँ तक तो सब कुछ रडार में शो हो रहा था। उसके बाद इंटरनेशनल वाटर्स में यह दोनों चिप्स ऐसी जगह पर गई जहाँ आसमान बादलों से घेरा हुआ था। सैटेलाइट इमेज ने कुछ इस तरह का मंजर दिखाया जिसमें बादलों ने पूरा व्यू ब्लॉक कर रखा है, लेकिन बादलों के बीच में एक छोटे क्लियर पैच में देखा जा सकता है कि सुपरस्टार के बिल्कुल बराबर में डायमंड आते खड़ी है और वो ऑयल ट्रांसफ़र कर रही है। इसके 3 हफ्तों के बाद डायमंड आते ने किसी भी पोर्ट पे एंट्री नहीं की, ये सिर्फ समुद्र में इधर से उधर घूमती रही। 27 मई को इसने नॉर्थ कोरिया की तरफ ट्रेवल किया और कोस्ट के करीब पहुंचने पर डायमंड आते ने अपना रडार सिस्टम 8 दिनों के लिए ऑफ कर दिया, जिससे वो रडार से गायब हो गई। इन 8 दिनों तक सैटेलाइट ने डायमंड आते पर कड़ी नज़र रखी हुई थी। इस दौरान यह नॉर्थ कोरिया के पोर्ट पे भी देखी गई। डायमंड आते की डायमेंशंस और फीचर्स नॉर्थ कोरियाई पोर्ट पर खड़ी शिप से बिल्कुल मैच कर रही हैं। यह कोई पहली बार नहीं था, बल्कि 2020 में 4 मर्तबा डायमंड आते को नॉर्थ कोरिया जाते देखा गया है, जिसमें कभी वह सुपरस्टार से ऑयल लेती तो कभी एवरग्रीनचर से। अब यह है कि डायमंड आते के पीछे आखिर है कौन, ये जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये इतना आसान रखा ही नहीं गया। तहकीक से मालूम पड़ा कि डायमंड आते को पहले वही कंपनी ऑन करती थी जो सुपरस्टार को ऑन करती है, लेकिन 2016 में इसको एक इंडोनेशियाई बिजनेसमैन ने खरीद लिया जिसका नाम जोक नाम है। 10 जोक नाम इंडोनेशिया में एक मिडिल क्लास एरिया में रहता है और उसका कहना है कि वो एक रिटायर्ड सेलर है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो $1.5 मिलियन की वेसल खरीद सके, पर रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यह रिटायर्ड इंडोनेशियाई पहले एक ऑयल वेसल पे ही जॉब करता था। एक बात तो तय है कि किम जोंग उन इंटरनेशनल सैंक्शंस के बावजूद भी स्मगलिंग करने में कामयाब हो जाते हैं
और इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। बात रही डायमंड आते की तो वो फरवरी 2021 में चीन की प्रोविंस में देखी गई, लेकिन इस बार वो ट्रिक आजमा रही थी, एक ऐसी ट्रिक जिससे रडार पे उसका जली फेक नाम शो हो रहा था। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार